हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद बरनवाल है। पाठशाला एक्सप्रेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमने पहला पार्ट बनाया था उसमें हमें कुछ कुछ पॉइंटों को अध्ययन किया था। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट था खोज, कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कैसे किया गया, किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या मत प्रदान किए, इनका अध्ययन किया था। साथ में नामांकन नामांकन कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो हम विभिन्न नामों से जानते हैं उनका रीजन क्या है। ठीक है, किन किन कारणों से इनको विभिन्न नामों से जानते हैं। तीसरा था काल निर्धारण, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग निवास कर रहे थे उनका समय काल कितने से कितने वर्षों तक था, उसका अध्ययन हमने कैसे किया और उसको कैसे जाना, इसका संपूर्ण जानकारी हमने काल निर्धारण में लिए। ठीक है, उसके बाद विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सभी स्टूडेंट जानते ही हैं कि इसका विकास काफ़ी ज़्यादा था। तो इसका जो विस्तार हुआ था तो इसमें पूर्वी भाग में कहाँ तक था, पश्चिमी भाग में कहाँ तक था, उत्तरी भाग में कहाँ तक था और दक्षिणी भाग में कहाँ तक था, तो इसका संपूर्ण जानकारी हमने विस्तार में लिया। ठीक है, अब बात करते हैं नगरीय सभ्यता एवं विशेषता। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकन पढ़ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं नगरीय सभ्यता का भी उल्लेख किया गया था। ठीक है, उसमें आपको मैंने बताया था कि नगरीय सभ्यता कहने का क्या मतलब था। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया गया था, लेकिन अब इस टॉपिक को हम लोग प्रॉपर तरीके से अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई थी, इसके साथ साथ हम इसकी विशेषता को भी पढ़ेंगे कि आखिर इसमें जो नगर खोजा गया था उस नगर में क्या क्या विशेषता मिली है। तो चलिए अध्ययन करते हैं नगरीय सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता को समझने से पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि सभ्यता कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सभ्यता को अगर हम बात करें तो दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला ग्रामीण, ठीक है, दूसरा है नगरीय। ठीक है, अब ये ग्रामीण और नगरीय का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग जनरली अपने भाषा में बात करें तो ग्रामीण को ग्राम बोल सकते हैं, मतलब गांव बोल सकते हैं। ठीक है, और नगरीय मतलब शहर। ठीक है, तो अगर ज़्यादातर व्यक्ति को पूछा जाए कि आप गांव में रहना पसंद करेंगे या शहर में, तो ज़्यादातर व्यक्ति बोलते हैं शहर में। ठीक है, तो शहर में आखिर कहने का क्या रीज़न है। तो शहर में रहने का यही रीज़न है कि शहर में मनुष्य के द्वारा जो भी आवश्यक वस्तु होते हैं वो हमें सभी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, साथ साथ में जो व्यवस्था किया हुआ रहता है शहर का वो सब सही तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन ग्राम में जो व्यवस्था होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जिसके कारण अधिकतर व्यक्तियों का यही मानना होता है कि वो गांव में ना रह करके शहर में रहे। ठीक है, साथ साथ में इस चैप्टर की बात करें तो ग्रामीण कहने का मतलब होता है कि जो ग्राम में व्यवस्था की जाती है, जैसे रोड का, नाली का या फिर अन्य किसी चीज़ों को ले ले, तो नगरीय जीवन की तुलना में वो अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें कि ग्राम में अगर बरसात के टाइम में पानी गिर जाए तो पानी यहाँ वहाँ जम जाता है। ठीक है, और सड़क नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, कीचड़ फैल जाता है। ठीक है, लेकिन नगर में क्या होता है, नगर में पानी को निकालने के लिए क्या होता है, नाली स्पेशल रखा जाता है, पक्के सड़क होते हैं, जिसके कारण जो शहर रहता है वो काफ़ी सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ रहता है, साफ़ सुथरा दिखता है। तो यही रीज़न है कि ग्रामीण और नगरीय में अगर हम बेसिक डिफरेंट देखें तो हमें यही दो चीज़ बेसिक डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इतने प्राचीन सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इतने प्राचीन सभ्यता जो थी, ठीक है, उसमें व्यक्ति ग्रामीण जीवन ना जी करके नगरीय जीवन जी रहे थे। ठीक है, तो नगरीय जीवन जी रहे थे तो क्या उनमें इतनी सोचने की शक्ति आ गई थी या फिर इतने वो बुद्धिमान थे कि उन्होंने नगरीय सभ्यता का विकास किया। ठीक है, तो चलिए यही पॉइंट को हम आज समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीय सभ्यता कहने का जो मतलब बनता है
वो किन किन रीजनों के कारण इसको हम नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता को हम ग्रामीण ना करके नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि नगरीय सभ्यता में क्या क्या था जो कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए अच्छे से तो हम आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर नगरीय सभ्यता इसको क्यों कहते थे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो नगरीय सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो वहाँ के लोग समाज को दो भाग में बांटे थे। ठीक है, पहला था गढ़, ठीक है, और दूसरा था दुर्ग। ठीक है, तो गढ़ और दुर्ग में क्या बेसिक डिफरेंट है। ठीक है, सभी चीज़ों को मैं एक एक करके आपको तोड़ के समझाऊंगा जिससे कि आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए। ठीक है, और आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि गढ़ और दुर्ग में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो गढ़ मतलब क्या होता है, नीचा स्थान। ठीक है, और दुर्ग मतलब क्या होता है, ऊंचा स्थान। ठीक है, तो नीचे स्थान में कौन से लोग आएंगे, तो जाहिर सी बात है निम्न जाति के लोग आएंगे। ठीक है, तो गढ़ में निम्न जाति के लोग रहते थे। ठीक है, निम्न जाति के लोग रहा करते थे। ठीक है, और दुर्ग में तो ये उच्च जाति के लोग। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उच्च जाति में कौन कौन आते थे। तो उच्च जाति में आते थे ब्राह्मण। ठीक है, साथ साथ में बड़े व्यापारी। ठीक है, और निम्न जाति में आते थे जो कि दूसरे के घरों में दासों का काम करते थे या गुलामों का काम करते थे या छोटे मोटे जो कार्य होते थे वो सब कार्य करते थे। तो इसमें हम लिख सकते हैं दास या गुलाम या निम्न जाति के या छोटे व्यापारी। ठीक है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गढ़ और दुर्ग में क्या बेसिक डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि समाज दो भागों में बटा था, गढ़ और दुर्ग। तो गढ़ जो था ऊंचा क्षेत्र था और दुर्ग जो था वो नीचा क्षेत्र था। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं दुर्ग, ये ऊंचा क्षेत्र हो गया, और ये हो गया गढ़, ये नीचा क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो पहला चीज हमें पता चला। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज को दो भागों में विभक्त किया गया था। ठीक है, पहला कौन सा, दुर्ग, दूसरा गढ़। ठीक है, क्लियर है। अब हम समझते हैं कि इसके अलावा और किन किन कारणों से हम इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो नगरीय सभ्यता कहने का दूसरा रीजन है कि यहाँ पे जो सड़क था, ठीक है, क्या सड़क। ठीक है, अब समझते हैं इस फिगर के माध्यम में कि सड़क जो था वहाँ पे कैसा था और किन कारणों के कारण इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पे जो सड़कें थी वो एकदम स्ट्रेट और समकोण थी। ठीक है, इसका जो घुमाव होता था वो एकदम समकोण होता था। ठीक है, चलिए हम आपको पूरा क्लियर कर देते हैं फिगर के माध्यम से। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि मान के चलिए ये सड़क है। ठीक है, ये भी सड़क है, ये भी सड़क है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में सड़क की बात करें तो कहीं हमें टर्न करना हो तो कहीं हम ऐसे टर्न करते हैं। अगर मान के चलिए ये चौक है, यहाँ पे टर्न करना है तो हमको ऐसे टर्न करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क थी वो समकोण था। समकोण कहने का मतलब होता है कि 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आप इस रोड से जा रहे हैं और आपको यहाँ पे घूमना है, तो आप जो ऐसे जा रहे हैं तो डायरेक्ट आपको ऐसे घूमना पड़ेगा। मतलब 90 डिग्री कहने का मतलब क्या होता है, कोण बनता है एकदम सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सड़कें थी वो कैसा था, समकोण था, मतलब कि 90 डिग्री पे सारा सड़क मुड़ रहा था। ठीक है, समकोण सड़कें थी। ठीक है, और इस सड़क का विशेषता ये है कि ये जो सड़क है इसका जो मुख्य, इसको जो बोलते हैं मुख्य सड़क, मतलब जहाँ से, जैसे कि हम लोग दो सड़क रखते हैं। ठीक है,
आज भी हम लोग दो सड़क देखते हैं। कैसे कि घर जाने के लिए छोटा मोटा गली होता है, ठीक है, लेकिन मुख्य सड़क जाने के लिए एक बड़ा सा रोड बनाया जाता है, ठीक है। तो जो मुख्य सड़क था उसका जो लंबाई था, चौड़ाई था, सॉरी, जो चौड़ाई था मुख्य सड़क का उसका कितना था? तो उसका चौड़ाई जो था वो 9.15 मीटर, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क था उसका पहला विशेषता क्या था कि समकोण काटता था, ठीक है। अगर हमें कहीं भी घूमना है तो 90 डिग्री पे घूमना पड़ता था, ठीक है। दूसरा क्या था? मुख्य सड़क जो था वो 9.15 मीटर था, ठीक है। और तीसरा चीज जो कि जो घर के लिए जाता था सड़क, ठीक है, वो छोटा छोटा जो गली हम लोग बोलते हैं उसका जो गली का जो चौड़ाई होता था वो 3 मीटर होता था, ठीक है, 3 मीटर, ठीक है। और इसमें एक और विशेषता है कि जो आज हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग घर बनाते हैं तो जनरली जो हमारा घर का मुख्य द्वार होता है वो किधर खुलता है? तो सड़क की तरफ खुलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो लोग थे उनका जब घर बनता था तो उनका जो घर होता था वो सड़क की तरफ उसका द्वार नहीं खुलता था, उसका खुलता था ठीक उसके पीछे, ठीक है, मतलब कि विपरीत दिशा में, ठीक है। इसका भी एक रीजन था, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या रीजन है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि सड़क कैसा था, समकोण था, ठीक है। दूसरा क्या था? मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ा था। उसके बाद जो घर का जो रास्ता होता था वो कितना था? 3 मीटर रास्ता चौड़ा होता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो घर का मुख्य द्वार था वो कैसा था? घर का मुख्य द्वार, ठीक है, वो किधर खुलता था? तो पीछे की तरफ, क्लियर, ठीक है, पीछे की तरफ खुलता था, ठीक है। अब ये पीछे की तरफ खुलने का क्या रीजन था? तो चलिए समझते हैं। तो दूसरा चीज है कि हड़प्पा सभ्यता में चारों साइड दीवार दिया जाता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जब हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया तो ये जो विस्तार था उसमें नगरों के चारों साइड दीवार दिए गए थे, ठीक है। तो दीवार जो था उसको किस नाम से जानते थे? तो उसको हम लोग बोलते थे प्राचीर, ठीक है। और ये प्राचीर किस काम के लिए उपयोगी था? तो रक्षा के लिए, ठीक है। तो रक्षा के लिए ये उपयोगी था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? रक्षा प्राचीर, ठीक है, रक्षा प्राचीर। अब ये जो दीवार है इनको क्या जरूरत था उस समय या क्या आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का यह मानना था कि हमारे ऊपर शायद किसी भी बाहरी आक्रमणकारी का आक्रमण हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने आक्रमण से बचने के लिए क्या किया था? तो दीवार का निर्माण किया था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रक्षा प्राचीर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक टॉपिक और क्लियर होता है कि जो मैंने बताया कि घर का जो मुख्य दरवाजा था वो पीछे की तरफ क्यों खुलता था और उसकी चौड़ाई 3 मीटर क्यों होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर रास्ता जितना बड़ा होगा, अगर किसी का आक्रमण होता है हमारे ऊपर, तो रास्ता जितना बड़ा होगा उतनी जनसंख्या में फौज आगे बढ़ेगी आक्रमण करने के लिए या फिर मारपीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर रास्ता कम चौड़ा हो तो क्या होगा? आदमी भी कम आएंगे, ठीक है। तो आदमी कम आएंगे तो जब घर वाले व्यक्ति अगर उनसे युद्ध करना चाहें तो क्या होगा? उनको कम आदमी का फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए उनसे बचने के लिए ये लोग थोड़ा सा पतला गली बनाते थे जिससे कि उन पे अगर बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करे तो वो आसानी से उनको मार सके, ठीक है। तो जरा सोच के देखिए कि जो हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में सोचते हैं वो इतने प्राचीन समय में ही सोचना आरंभ कर दिए थे, ठीक है। यही सब कारण है जिसको हम पढ़ के आज भी हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या प्राचीन सभ्यता के लोग इतने विकसित थे या फिर इतने बुद्धिमान थे।
और अगर थे तो ये कैसे संभव हो सकता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि समाज दो भाग में बटा हुआ था। ठीक है, सड़क जो था वो समकोण था। ठीक है, मुख्य सड़क की लंबाई 9.15 मीटर थी। फिर गलियों की जो घरों की जो गलियां होती थी वो 3 मीटर होती थी। ठीक है, घरों का दरवाजा पीछे की तरफ खुलता था। ठीक है, और जो हड़प्पा सभ्यता में सुरक्षा के लिए जो दीवार दिया गया था उसको हम लोग रक्षा प्राचीर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की पॉइंट पे। तो आप इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ऊपर, जो कि नगरीय सभ्यता कहने के लिए हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में हमें अन्नागार मिला है। ठीक है, अन्नागार। ठीक है, अब ये अन्नागार क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है, या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? तो अपने द्वारा जो उनके पास धन होता था या खाद्य पदार्थ होता था वो जमा करते थे अन्नागार में। ठीक है, वो किधर होता था? तो सड़क के किनारे किनारे जहाँ पे गांव बसे होते थे वहां पे ये लोग बनाते थे। ठीक है, तो इनको बनाने का मुख्य कारण क्या था? तो इनका मानना था कि अगर हमारे ऊपर किसी का आक्रमण हो, ठीक है, या प्राकृतिक आपदा हो, ठीक है, जैसे बाढ़ आ गया या सूखा हो गया या अकाल पड़ गया, तो जो अन्नागार में ये लोग अपना खाद्य पदार्थ जमा करते थे उस समय ये लोग क्या करते? अन्नागार से धन निकाल करके, अपना खाद्य पदार्थ निकाल करके उसको उपयोग करते। ठीक है, जो कि आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर किसी तरह का विपत्ति आता है तो हम लोग क्या करते हैं? पैसा को कहाँ जमा करते हैं? तो बैंक। ठीक है, तो उसी प्रकार इन लोग अपने ऊपर विपत्ति आने से पहले उससे बचने के लिए क्या करते थे? तो अपने अन्न को अन्नागार में रख देते थे, स्टोरेज कर देते थे, ताकि अगर किसी भी तरह का अगर हमें स्थिति का सामना करना पड़े और हमारे पास खाद्य पदार्थ ना हो तो हम क्या करेंगे? अन्नागार से निकाल करके हम अपना जीवन चला सकते हैं। ठीक है, अब ये अन्नागार की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कितनी है? ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये 46 फीट ऊंचा था। ठीक है, और 22 फीट लंबा। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमें यहाँ से कितने पॉइंट मिल गया कि विशाल अन्नागार मिला है। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई कितना था? 46 फीट। ठीक है, अप्रोक्स 45.87 फीट है, जो कि हम लोग 46 भी लिख सकते हैं। उसके बाद लंबाई जो थी वो 22 मीटर लंबी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें स्नानागार भी मिला है। ठीक है, अब स्नानागार जहाँ पे आज हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग स्नान करने के लिए नदी तालाब जाते हैं, लेकिन उस समय स्नान करने के लिए इन्होंने स्नानागार का निर्माण कराया था। ठीक है, अब स्नानागार का जब निर्माण करवाया तो इसमें क्या क्या विशेषता देखने को मिलता है? तो स्नानागार के जस्ट बगल में ये छोटे छोटे कमरे भी इन्होंने निर्माण करवाए थे। ठीक है, जो ईंटों के बने होते थे। ठीक है, अब स्नानागार में क्या विशेषता है और ये छोटे छोटे कमरे की क्या विशेषता है, इनको हम समझते हैं। तो स्नानागार में जैसे हम यहाँ पे समझे कि समाज व्यवस्था दो भागों में बटा हुआ था, पहला दुर्ग, दूसरा गढ़। ठीक है, तो यहाँ पे स्नानागार में नहाने के लिए दोनों समाज के लोग आते थे। ठीक है, जब दोनों समाज के लोग आते थे तो निम्न जाति के लोग से उच्च जाति के लोग छुआछूत की भावना रखते थे। ठीक है, तो जब ये दोनों एक ही में नहाएंगे तो फिर निम्न जाति कहने का क्या मतलब और उच्च जाति कहने का क्या मतलब? तो जब यहाँ पे गढ़ के लोग और दुर्ग के लोग
दोनों नहाते थे। तो जब दुर्ग के लोग इसमें नहाते थे तो यहाँ पे स्नान करने के बाद ये इस कमरे में जाते थे और ये दोबारा स्नान करते थे। ठीक है, क्योंकि दुर्ग के लोगों का मानना था कि जो निम्न जाति के लोग हैं यहाँ पे स्नान किए, स्नान करने के बाद क्या हुआ, पानी भी अशुद्ध हो गया। ठीक है, तो अपने आप को शुद्ध करने के लिए दोबारा इस जगह पे जाते थे और स्नान करते थे। ठीक है, स्नान करने के बाद क्या करते थे, जैसे ब्राह्मण लोग हवन कुंड पूजा वगैरह अपना स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिला कि जो आज के समय में हम लोग क्या देखते हैं, स्विमिंग पूल। ठीक है, तो स्विमिंग पूल और ये दोनों अगर हम थोड़ा सा रिलेट करें तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ना कुछ हमें रिलेशन मिल ही जाता है। जैसे कैसे समझते हैं, तो सबसे पहले जब हम लोग स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं आज के समय में, तो जो उसका पानी है वो इतना क्लीन क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें केमिकल डाला रहता है। इसमें हजारों आदमी नहाते हैं तो ये पानी इतना क्लीन क्यों रहता है, तो वो केमिकल डाला जाता है। तो उस केमिकल से हम नहाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में अगर हम दोबारा ना नहाएं तो हमारे ऊपर साइड इफेक्ट तो कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्विमिंग पूल नहाने के बाद हम लोग दोबारा शॉवर लेते हैं। ठीक है, लेने के बाद उसके बाद हम लोग तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे पास जो कंडीशन है अभी, ठीक है, वो ऐसा कंडीशन नहीं था, लेकिन इसमें क्या है कि शॉवर लेने के लिए एक अलग रूम का व्यवस्था किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी क्या करते थे, अलग रूम का व्यवस्था किया गया था दोबारा नहाने के लिए। ठीक है, और साथ साथ में अगर मान के चलिए स्त्रियां भी नहाती थी तो इस कमरे में जा कर के वो आसानी से अपने कपड़े चेंज कर लेते थे। ठीक है, तो जरा सोच के देखिए कि उस समय इस मेंटेलिटी के लोग अगर रहते थे तो सभ्यता का विकास कैसा होगा। ठीक है, ये तो थी थोड़ी बेसिक बातें। अब समझते हैं कि और इसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले ये जो स्नानागार था इसका जो लंबाई था, ठीक है, लंबाई वो था 11.88 मीटर। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई थी 7.01 मीटर। ठीक है, और गहराई 2.43 मीटर। ठीक है, तो ये जो स्नानागार मिला है हमें, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी जो लंबाई है ये है 11.88 मीटर। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो 7.1 मीटर। ठीक है, और गहराई की बात करें कि ये कितना गहरा था तो 2.43 मीटर। क्लियर है। साथ साथ में जब यहाँ पे नहाने के लिए यहाँ पे सीढ़ी का निर्माण किया गया था। ठीक है, किस चीज का, सीढ़ी का निर्माण। ठीक है, तो वो सीढ़ी का जो निर्माण हुआ था उसका जो लेंथ था, मतलब जो कि कितना चौड़ा था, वो सीढ़ी जो चौड़ाई जो सीढ़ी की थी वो थी 2.44 मीटर। क्लियर। तो यहां से हमें कितने सारे पॉइंट मिल गए। ठीक है, कि स्नानागार के बगल में छोटे छोटे कमरे भी रहते थे। ठीक है, जिसमें पुरोहित दोबारा स्नान करते थे। ठीक है, साथ साथ में स्त्रियां अपने कपड़े आसानी से बदल सकती थी। ठीक है, इसकी लंबाई अगर पूछे 11.88 मीटर। ठीक है, चौड़ाई पूछे तो 7.01 मीटर। ठीक है, गहराई पूछे तो 2.43 मीटर, और अगर सीढ़ी का बात करें तो वो था 2.44 मीटर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब इतना हमें पॉइंट मिल गया तो क्या इसके बाद भी वहाँ पे कुछ ऐसा विकसित था जो कि हमें सोचने पे मजबूर करता है। तो बिल्कुल हमें इतने ही पॉइंट पे नहीं रुकना है, इसके अलावा और भी हमें जानना पड़ेगा। तो अब हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो ईंट का भी निर्माण करते थे। तो ईंट जो था वो
एक निश्चित अनुपात में पाया जाता था। ठीक है, वो अनुपात क्या है? तो ईंट का जो निर्माण करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, उसका जो अनुपात था उसका था 4:2:1। ठीक है, मतलब कि अगर हम समझे तो फिगर के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए ये ईंट है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती थी उसका अनुपात 4 में होना चाहिए था। ठीक है, चौड़ाई जो होता था उसका अनुपात 2 में होना चाहिए था, और ये जो गहराई है, ईंटा कितना मोटा होना चाहिए उसका अनुपात 1 में होता था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईंट का निर्माण करते थे जिसका अनुपात 4:2:1 में रहता था। और साथ साथ में ये लोग जब दीवार बनाते थे या दीवार खड़ा करते थे, मान के चलिए एक दीवार इधर से या एक दीवार इधर से खड़ा किए घर बनाने के लिए, तो इस गैप वाले स्थान को भरने के लिए ये एल प्रकार के ईंटे का निर्माण करते थे। ठीक है, ताकि ये एल प्रकार का ईंटा यहाँ पे सही ढंग से बैठ जाए और इसमें अच्छे से जुड़ाई किया जा सके। क्लियर है? तो हमने लगभग पॉइंट क्लियर कर लिया है कि हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि जो ये इतने सुव्यवस्थित तरीके से नगर का जो निर्माण किए थे, इनके निर्माता कौन थे? ठीक है, इसको आखिर बनाया किसने, ये कहाँ से आए थे? ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं निर्माता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कहाँ से आए थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग मत हमें मिलता है। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण आर्य लोगों ने किया। ठीक है, किसी इतिहासकारों का मानना है कि यूनान के लोगों ने किया। ठीक है, किसी का कहना है मिस्र के लोगों ने किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे मतभेद देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम मतभेद को समझते हैं आर्य। तो आर्य कहने का क्या रीजन है और इसके मत को भी नहीं मानने का क्या रीजन है? तो आर्य जो हैं वो हम जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तब हमें आर्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता में जो आर्य लोग थे ये लोग ग्रामीण जीवन जी रहे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आर्य वैदिक सभ्यता में ग्रामीण जीवन जी रहे थे तो हड़प्पा सभ्यता में ये नगरीय जीवन कैसे जी रहे थे? अगर ये नगरीय जीवन पहले ही इनका विकास हो चुका था हड़प्पा सभ्यता में, तो ये दोबारा फिर ग्रामीण जीवन कैसे जिए? सोचने वाली बात है। अगर हमारा थोड़ा सा भी प्रोग्रेस होता है तो उस प्रोग्रेस को हमेशा हम ऊंचे लेवल में ले जाने का कोशिश करते हैं। तो जब ये नगरीय जीवन जीना स्टार्ट कर दिए थे तो इनको फिर ग्रामीण जीवन नहीं जीना था या फिर उससे ज़्यादा विकास करते, तो इनके मतभेद को नहीं माना गया। ठीक है, यूनान और मिस्र की बात करें तो यूनान और मिस्र को इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो अब इस सभ्यता का निर्माण किया किसने? तो दयाराम साहनी के द्वारा यह कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास द्रविड़ लोगों ने किया। ठीक है, द्रविड़ लोगों ने किया। ठीक है, तो ये आए कहाँ से? तो ये द्रविड़ लोग जो थे वो भूमध्य सागर से आए थे। ठीक है, भूमध्य सागर से आए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो इन्होंने जो निर्माण करवाया नगरीय सभ्यता का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रविड़ पद्धति। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा निर्माता में
कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन थे। तो मतभेद हमको देखने को मिला आर्य, यूनान और मिस्र में, ठीक है। और भी बहुत इतिहासकार हैं जिनका अलग अलग मानना है, लेकिन सबको बताना संभव नहीं है, इसलिए कुछ कुछ हम जनरली आपको बता दिए हैं कि क्या रीजन था जिसके कारण हमने इसको नहीं माना, ठीक है। लेकिन एट लास्ट फाइनली दयाराम साहनी के द्वारा ये बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीय विकास हमको देखने को मिला उसके निर्माता कौन लोग थे, तो द्रविड़ लोग थे, ठीक है। तो वो आए कहाँ से, ठीक है, वो आए थे भूमध्य सागरीय से, ठीक है, भूमध्य सागरीय, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इन्होंने नगरीय सभ्यता का निर्माण कराया वो ग्रिड पद्धति कहलाता था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना टॉपिक हमारे लिए इनफ है। अब अगले क्लास में हम इसकी जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में जो जो नगर हमें देखने को मिला उनकी विशेषता को पढ़ेंगे, ठीक है, कि उसमें क्या क्या पाया गया, क्या क्या विशेषता था। तो अगले चैप्टर या अगले पार्ट को आप देखना ना भूलें, क्योंकि ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी सीखने को कुछ मिलता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए धन्यवाद।